हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। आज का हमारा लेक्चर 6 रहने वाला है, बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का, जो कि यूनिट 1 का रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें हमने बहुत सारे कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन देखे थे, जैसे ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, हाइजीन एट्सेट्रा। और हमने उसमें डिस्कस किया था फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आई होप आपने वो वाला लेक्चर पहले देखा होगा, उसके बाद आप यहाँ आए होंगे। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। उसमें हमने और एक बात डिस्कस की थी, न्यूट्रिशनल लेवल्स, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एडुकेट न्यूट्रिशन क्या रहता है, अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन क्या होती है, और मॉल न्यूट्रिशन भी हमने उसमें डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिशन की, जो हम न्यूट्रिशन या जो हम डाइट बाहर से लेते हैं अपनी बॉडी में, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्यों लेते हैं हम वो डाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिखा है एजुकेट डाइट शुड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, कि जो एक अच्छा खासा डाइट है वो ये काम करना चाहिए हमारी बॉडी में, ये सब काम करना चाहिए। That will be called as educate diet, otherwise that will be either called as undernutrition or malnutrition. Okay, now सबसे पहला काम क्या होना चाहिए उस educate diet का, must supply energy for basal metabolism as well as other body works। मतलब ये कि एक educate diet हमारी बॉडी को एनर्जी देना चाहिए, किस चीज़ के लिए, जो बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, ताकि वो कंप्लीट हो जाए, एज वेल एज जो बाकी सारे काम हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, जस्ट लाइक द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ऑल अदर फंक्शंस जो भी हम कर रहे हों, उनके लिए एनर्जी सप्लाई करना इस डाइट का काम होता है। ठीक है। और मस्ट सप्लाई एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। और क्या एनर्जी सप्लाई करना चाहिए ये डाइट, किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, अदर थिंग्स। ठीक है, इन सब चीज़ें, ये इनकी सिंथेसिस के लिए जो भी एनर्जी हमें लगेगी हमारी बॉडी को, वो सब ये डाइट हमें देना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। अब और मस्ट सप्लाई एनर्जी एंड केमिकल फॉर द रिप्रोडक्शन। एनर्जी हमें देना चाहिए किसके लिए, एनर्जी और केमिकल देना हमें चाहिए किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए ये सब प्रोसेस है, ये फुलफिल करना चाहिए। दैट डाइट विल बी कॉल्ड एज एडुकेट डाइट। ठीक है, अब एडुकेट डाइट यहाँ तक था। एडुकेट डाइट किसे हम कहेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस काम के लिए हमें यूज़ होती है बॉडी में। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, RDA। ये डेफिनेशन कभी डायरेक्टली पूछी जाती है कि बताइए RDA क्या होता है। तो ध्यान रखिए, RDA होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। ठीक है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, और हम दूसरा नाम इसको भी बता दें, दैट इज रिकमेंडेड डेली इंटेक। रिकमेंडेड डेली अलाउंस या रिकमेंडेड डेली इंटेक क्या होता है, ये रहता है कि कितना कितना अमाउंट, कितना इंटेक, कितने अमाउंट में हमें डेली खाना चाहिए। रिकमेंड किया गया है, किसने किया है, चाहे कोई भी हेल्थ अथॉरिटी हो, WHO हो, नेशनल हमारी कोई हेल्थ अथॉरिटी हो, जिसने हमें रिकमेंड किया है कि एट लीस्ट आपको इतना खाना दिन में खाना ही है, सो दैट कि आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन करे, हर एक जो बॉडी फंक्शन हो वो एब्सोल्युटली एंड इफिशिएंटली चलती रहे आपकी बॉडी में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आवर रिकमेंडेड डेली अलाउंस। देखिए क्या है, द अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट टू मेंटेन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन द पीपल। मतलब ये कि कितना अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का सफिशिएंट है हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, दैट विल बी नोन एज RDA। लेकिन ये RDA वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कि मेरी RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो कुछ और होगी, आपकी बॉडी के लिए कुछ और होगी, किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ और होगी। ये वैरी करता है, किस किस बेसिस पे वैरी करता है, सेक्स पे करता है कि मेल है फीमेल है और कुछ है, उस पर डिपेंड करता है। एज पे डिपेंड करता है, जैसे कि छोटे बच्चे उनमें कम RDA होगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम चाहिए हमें, जो एडल्ट होंगे उनमें एब्सोल्युटली ज़्यादा ही होगी। और स्पेशल कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। लैक्टेशन है, जो माँ अपने बच्चे को दूध दे रही होती है, उसके लिए तो ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि एक बच्चा पल रहा है उसकी बॉडी पे। ठीक है, अब यहाँ तक था RDA, उसकी डेफिनेशन और किस पे वो डिपेंड करता है RDA। तो चलिए अब नेक्स्ट, दैट इज द कॉमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड। हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमारी बॉडी को 3 मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी को 3 न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, दैट इज प्रोटीन्स की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। ठीक है, 3 सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ
बॉडी, ठीक है, दैट इज प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या रहते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर विटामिन्स देखेंगे, फिर मिनरल्स देखेंगे, एक एक करके, क्योंकि ये आगे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट टाइप हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, कुछ भी हो, इसमें से तो पक्का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 5-6 मार्क्स तो इसमें बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, दैट इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और वी कैन से न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्रोटीन इज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन क्या रहता है। प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रोटीन जो रहते हैं ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में रहती हैं जो कि बेहद ज़रूरी है किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कौन, प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ तक अब कह रहा है टिश्यूज़, मसल्स, एंजाइम्स, ऑर्गन्स एंड हार्मोन्स और प्रोटीन्स इन नेचर। ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे टिश्यू हो आपका, आपकी मसल्स हो, आपके एंजाइम्स हो जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कैरी कर रहे हैं, ऑर्गन्स हो, डिफरेंट ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन आप ले लो, हार्मोन्स हो जो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में रखते हैं, वो सब बेसिकली नेचर में वो बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। अभी प्रोटीन्स का क्या क्या काम रहता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड, ये जो प्रोटीन्स है ना, इनसे बनते हैं, आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि इनसे अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स बोलो, अमीनो एसिड बोलो, इन प्रोटीन्स से हमारी बॉडी को मिलते हैं अमाइनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स, ठीक है। वो अमीनो एसिड्स का क्या काम होता है, वो हमारी, ये तो बाहर से हम प्रोटीन्स लेते हैं, वो हमारी बॉडी में अंदर जाके अपनी बॉडी के प्रोटीन्स बनाते हैं, किसके लिए, फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। मीन्स दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स इन आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, सिंपल सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन्स टू रिप्लेस दोज बीइंग ब्रोकन डाउन। एक तो नए नए हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं, बाई और क्या बनाते हैं, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में यूज हो चुके हों, ठीक है, वो दोबारा से फिर नए सिरे से फिर से बनाना, वो भी यही बनाते हैं, यही प्रोटीन्स, यही अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इन प्रेग्नेंट वुमन फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा, जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है उनमें फीटस, बच्चा और प्लेसेंटा बनाने के काम आते हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है। अब और बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हमारी जो बॉडी है ना, ये ज़्यादा प्रोटीन्स स्टोर नहीं कर पाती, कुछ ही अमाउंट प्रोटीन्स का स्टोर कर पाती है, ठीक है। अभी मैं नीचे बताऊंगा क्यों, ठीक है। हमारी जो बॉडी है ये कुछ ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को स्टोर कर रख सकती है। सो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी अगर थोड़ा ही अमाउंट प्रोटीन्स का स्टोर करके रखती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाहर से डेली बेसिस पे प्रोटीन्स चाहिए, हमारी बॉडी को बाहर से हमें चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को डेली बाहर से प्रोटीन्स दें, सो दैट कि हर एक जो फंक्शन हमारी बॉडी का है वो स्मूथली चले, ठीक है। अब कितना हमें चाहिए बाहर से, जो डेली रिक्वायरमेंट है ना हमारी बॉडी का, जो हमें बाहर से लेना हो, एटलीस्ट एवरेज है 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसका ये मतलब है, मतलब जितने आपका वेट हो उतने केजी, उसके बाद हर एक केजी को आप 0.83 ग्राम प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 60 केजी का कोई इंडिविजुअल है, 60 केजी, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 0.83 से, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 ग्राम। हाउ मच, 50 ग्राम, मतलब अगर 60 केजी का कोई बंदा है उसको चाहिए कि वो डेली बेसिस पे 50 ग्राम प्रोटीन ले, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर कोई 70 केजी का बंदा है, मल्टीप्लाई करो 0.83 ग्राम, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 58 ग्राम, मतलब अगर 70 केजी का कोई बंदा है तो उसको ऑलमोस्ट 58 ग्राम प्रोटीन बाहर से लेने पड़ेंगे एटलीस्ट, हर दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि प्रोटीन डिफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी, इसका डायरेक्ट ये मतलब हुआ कि अमीनो एसिड्स की डिफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में। जब अमीनो एसिड्स की डिफिशिएंसी होगी ना, उसके साथ साथ और क्या क्या डिफिशिएंसी होगी, मिनरल्स की भी डिफिशिएंसी होगी क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं, और विटामिन की भी डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी, ध्यान रखना इसका। प्रोटीन की डिफिशिएंसी हुई मतलब समझो कि अमीनो एसिड्स की हो रही है, अमीनो एसिड्स की हुई मतलब मिनरल्स की भी हो रही है और विटामिन की भी हो रही है, हमारी बॉडी सफ़र करेगी, ठीक है। अब एक और टर्म PCM, ये पैरासिटामोल नहीं है, PCM या दूसरा नाम है इसका PEM, ध्यान रखना यहाँ पे कभी पूछा जाता है PCM और PEM, जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना कोई भी नहीं बताएगा आपको। PCM और PEM क्या रहता है, PCM और PEM का मतलब होता है प्रोटीन कैलोरी और प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। प्रोटीन कैलोरी एनर्जी का दूसरा नाम कैलोरी ही होता है, ठीक है। प्रोटीन कैलोरी और प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी हो जाए, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी हो चुकी हो और उस वजह से हमें एनर्जी की भी
डिफिशिएंसी हो चुकी है। किसकी वजह से? जब पहले प्रोटीन की डिफिशिएंसी हुई, हमारी बॉडी में पहले प्रोटीन की डिफिशिएंसी हुई, उसके बाद उस प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से कैलोरी या एनर्जी की डिफिशिएंसी हुई। दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन एनर्जी और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ध्यान रखना। अब देखो कि कौन कौन सी डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाए। कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है अगर हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशिएंसी हुई। ध्यान रखना। ओके। तीन मेजर टाइप्स ऑफ डिजीज हो जाती है हमारी बॉडी में अगर हमें प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाए। एक होता है क्वाशरकोर, सुना ही होगा आपने नाम क्वाशरकोर। एक है मैरास्मस, ध्यान रखना। और तीसरा है मैरास्मिक क्वाशरकोर। ध्यान रखना, ये तीनों डिजीज पूछी ही जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? क्वाशरकोर, मैरास्मस एंड मैरास्मिक क्वाशरकोर, तीन ऐसी डिजीज जो प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले पे आ जाते हैं दैट इज क्वाशरकोर। देखिए क्वाशरकोर जो है ना, ये बच्चों में होता है। जो इन्फेंट्स होते हैं ना, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ज़्यादा रहते हैं। देखिए क्या है, इस क्वाशरकोर का दूसरा नाम है रेड बॉय सिंड्रोम। रेड बॉय, जिस बच्चे को क्वाशरकोर होता है ना, जिस बच्चे को क्वाशरकोर, वो बिल्कुल रेड होता है, उसकी बॉडी ऊपर से नीचे तक रेड होती है, लाल। ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है क्वाशरकोर। इट इज़ अ सीवियर प्रोटीन डिफिशिएंसी, खतरनाक किस्म की प्रोटीन डिफिशिएंसी, सीवियर टाइप ऑफ प्रोटीन डिफिशिएंसी। ये अगर हम वर्ल्ड देखेंगे ना, मोस्ट वाइडली जो स्प्रेड है ना, जो ज़्यादा पाई जाती है प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज, वो क्वाशरकोर ही है। ठीक है। ये किन बच्चों में पाया जाता है? वो बच्चे जो 1 से लेकर 4 साल तक के बीच में हो ना, 4 साल तक के बीच में जिनकी उम्र हो, उनमें ज़्यादा ही पाया जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे कि 1 से लेकर 4 साल, मतलब 1 साल से पहले जो होगा उनमें नहीं पाया जाएगा, 4 साल के बाद जो होगा उनमें नहीं पाया जाएगा। 1 साल और 4 साल के बीच में जो है उनमें ही क्वाशरकोर पाया जाता है। ज़्यादा किन में पाया जाता है? जो पुअर रूरल चिल्ड्रंस होते हैं ना, जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है, जिनको अच्छे तरीके से अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स नहीं मिल पाते हैं, उनमें क्वाशरकोर पाए जाते हैं। अब ये क्वाशरकोर में बेसिकली होता है क्या है? क्या होता है? देखिए हमारा जो लिवर है ना, लिवर में 2 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनते हैं। एक बनता है एल्बुमिन, ध्यान रखना, एक एल्बुमिन, और एक बनता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, एल्बुमिन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जब किसी बंदे में ये क्वाशरकोर हो जाता है, ये 2 प्रोटीन्स नहीं बनते, ये 2 प्रोटीन्स नहीं बनते, इनकी डिफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है उसमें, क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं इस क्वाशरकोर के? सबसे पहले रिटार्डेड ग्रोथ बिल्कुल धीरे हो जाती है, बंदे की थम जाती है, बंदे की ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ ही रुक जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ही नहीं लगती, डायरिया हो जाता है बच्चा, टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है टिश्यूज में। मून फेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मून फेस इसमें बन जाता है। किसमें? क्वाशरकोर में। देखिए अभी मिक्स हो जाएंगे नीचे, इसलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। क्वाशरकोर में मून फेस, इसको दूसरा नाम मून फेस भी दिया जाता है, यहाँ रेड बॉय। ठीक है, मून फेस किसमें होता है? क्वाशरकोर में। एनीमिया हो जाता है, एडीमा हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स एडीमा क्या क्या मतलब होता है कि फ्लूइड रिटेंशन होती है टिश्यूज में। ठीक है, उसी को कहते हैं एडीमा, आपने पढ़ा होगा। एपैथी, टिश्यू डेथ होता है। ठीक है, सिकेंटी हेयर ग्रोथ, मतलब हेयर ग्रोथ जो होती है बच्चे में, वो बिल्कुल मतलब वो पुअर ग्रोथ होती है, छोटे छोटे बाल आने लगते हैं, कमज़ोर बाल। ठीक है, अब और स्किन अपीयर्स टू बी स्वोलन, जो उनकी स्किन रहती है ना, वो लग रही है कि वो फूल चुकी है। ठीक है, फिर अब दूसरा है दैट इज मैरास्मस। अब एक इंपॉर्टेंट डिजीज ये भी है, मैंने पहले ही बोला था। ये वो ऊपर वाली सिर्फ प्रोटीन डिफिशिएंसी थी, ये जो है ना मैरास्मस, ध्यान रखना, ये कॉमनेस्ट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। प्रोटीन डिफिशिएंसी तो है ही, और इसके साथ क्या रिलेटेड है? एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी हो जाती है। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम जो है ना मैरास्मस का, इसका दूसरा नाम है चाइल्डहुड वर्जन ऑफ स्टार्वेशन, याद रखना कि ओके। और इट ऑकर्स इन द एज ग्रुप्स ऑफ 0.5 ईयर्स टू 5 ईयर्स। पहले मैंने बोला था 1 से 4, अब यहाँ पे क्या है, मैरास्मस किन में होता है? 0.5 ईयर से लेके 5 ईयर के बच्चे में, इनमें हो जाता है मैरास्मस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैरास्मस है ना, ये ज़्यादा छोटी एज में हो जाता है एज कम्पेयर टू क्वाशरकोर। क्यों? ड्यू टू पुअर डाइट, सिंपली, जिसमें प्रोटीन ही ना हो, उसी बच्चे को होगा ना। अब इसके क्लिनिकल फीचर देखो, इसमें वास्टेड मसल्स हो जाते हैं। वास्टेड मसल्स, वो मसल्स का मतलब बिल्कुल वो कमज़ोर होना, वो लग रहा है कि वो मतलब गिर रहे हैं थोड़े से। ठीक है, दैट टाइप ऑफ डिजीज। वेरी लिटिल फैट बहुत कम हो जाता है बॉडी में। याद रखना, और एक पॉइंट जो ऊपर है ना, क्वाशरकोर में फैटी लिवर हो जाता है बच्चे में। ठीक है, फैटी लिवर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फैटी लिवर नहीं होता है, यहाँ पे फैटी लिवर नहीं होता है, मतलब यहाँ पे फैट प्रेजेंट होता ही नहीं है। और बच्चा बहुत ज़्यादा अंडरवेट रहता है, बहुत कम वेट रहता है उसका। स्किन इज ड्राई एंड रिंकलड, जो बच्चे की स्किन रहती है ना, वो ड्राई और रिंकलड, उसमें झुर्रियाँ पाई जाती हैं। नो एडिमा, ऊपर एडिमा था, यहाँ पे एडिमा नहीं रहता है। इरिटेबिलिटी रहती है बच्चे में। नॉर्मल हेयर, ऊपर सेकेंड हेयर था, यहाँ पे नॉर्मल हेयर था। इसका नाम दूसरा है ओल्ड मैनस फेस, ऊपर था मून फेस, यहाँ पे ओल्ड मैनस फेस। ठीक है,
अब तीसरा है मैरास्मिक क्वाशरकोर। आई होप कि आप डिफरेंसेस देख रहे होंगे कि दोनों में क्या है, कभी कभी डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, सो ध्यान से रखिए याद। अब है तीसरा मैरास्मिक क्वाशरकोर। मैरास्मिक क्वाशरकोर नाम से ही पता चलता है कि दोनों का मिक्सअप होगा, दोनों का मिक्सअप होगा। क्या है, कंबाइनेड फीचर्स। यहाँ पे दोनों जो ऊपर देखे जाते थे ना सिम्टम्स दोनों के, यहाँ पे दोनों मैरास्मस के भी और क्वाशरकोर के भी पाए जाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस में क्या होता है, सिकन लीजन्स पाए जाते हैं, हेयर चेंजेस भी पाए जाते हैं, फैटी लिवर टुगेदर विद वास्टिंग, मसल वास्टिंग भी पाई जाती है, सिकन लीजन्स भी पाए जाते हैं, हेयर चेंजेस भी, फैटी लिवर भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा क्या क्या रहता है और कैसे होता है और क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखते हैं कि क्या क्या हम कर पाएंगे इस प्रोटीन डिफिशियंसी को बचाने के लिए। देखिए 3 फेजेस हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट अब किसी फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रोटीन डिफिशियंसी होगी, अब उसमें क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बच्चे को क्या करेंगे कि ताकि वो ठीक हो जाए। 3 फेज में हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहला रिससिटेशन, सबसे पहले रिससिटेशन। अब रिससिटेशन में क्या करेंगे हम, फॉर करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन। हमने अभी ऊपर पढ़ा था डिहाइड्रेशन हो जाती है, पहले डिहाइड्रेशन को हम ठीक करेंगे। एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोस, पानी बाहर चला जा रहा है, अंदर बॉडी में एसिडोस होगी, पीएच घटेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होगी डायरिया की वजह से, उसको ठीक करेंगे। हाइपोथर्मिया को ठीक करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया जो ग्लूकोज लेवल डाउन हो चुकी थी उसको ठीक करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिससिटेशन। वी कैन से प्राइमरी ट्रीटमेंट रिससिटेशन में आता है। अब रिससिटेशन तो हो गया, अब देखते हैं सेकंड स्टार्ट ऑफ क्यूर। अब हम क्यूर स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिफीडिंग, बच्चे को फिर से दोबारा फीड करेंगे। कैसे करेंगे, सिटीडली इंक्रीजिंग द कैलोरीज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे उस बच्चे में, फ्रॉम 100 किलो कैलोरीज पर ग्राम से हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे 150 किलो कैलोरीज पर ग्राम तक लेके जाएंगे। एंड प्रोटीन भी देंगे, कैसे देंगे, 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से बच्चे को हम प्रोटीन्स भी देंगे। और क्या देंगे साथ में, हम पोटेशियम देंगे उसको, जिंक देंगे, मैग्नीशियम देंगे और मल्टीविटामिन, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर देंगे। ठीक है, याद रखना। फिर और क्या है तीसरा, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन करेंगे उस बच्चे को। क्या करेंगे, आफ्टर अबाउट 3 वीक्स द चाइल्ड डज नॉट हैव एडिमा। जब हम 3 हफ्तों के लिए कंटिन्यूसली ये 2 स्टेप्स उसको करेंगे ना, पहले ये अलग से फिर ये 3 वीक्स के लिए, तो उसका एडिमा जो है वो चला जाएगा और वो उसको भूख लगना शुरू होगी। ठीक है, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। और क्या करेंगे फिर उसमें, फर्दर द चाइल्ड शुड बी टेकन केयर ऑफ न्यूट्रिशन एट होम। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, घर वाले उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देनी चाहिए, उनको प्रॉपर प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए उनको। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका प्रोटीन खत्म हो रहा था, हमने देखा प्रोटीन कैसे रहते हैं, क्या 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 रहते हैं प्रोटीन्स में और उनकी क्या डिफिशियंसी रहते हैं और कैसे ट्रीटमेंट हम उन बच्चों को करते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स विटामिन। एक और न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है आपकी फूड का, आपके डाइट का, दैट्स विटामिन। देखिए विटामिन क्या रहते हैं, प्रोटीन्स हमने तो डायरेक्टली पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स अदर केमिकल्स में यूज़ होता है। अब विटामिन क्या रहते हैं, जो विटामिन रहते हैं ना, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहते हैं। जो देखिए, जो विटामिन रहते हैं ना, ये खुद तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये खुद तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये किन को हेल्प कर रहे हैं, हमने पहले पढ़ा था इंजाइम्स। देखिए हमने पढ़ा था इंजाइम्स, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है, उनमें मदद कौन करता है, हमें इंजाइम्स। ये जो विटामिन है ना, ये उन इंजाइम्स की हेल्प करता है, सिंपली उन एंजाइम्स की हेल्प करता है। मतलब ये कि ये एक्ट करते हैं एज को एंजाइम्स और पार्टनर बनते किसके, एंजाइम के, किसके लिए, टू वर्क एंड वर्क एज रेगुलेटर्स, टू रेगुलेट, स्टार्ट करना, काम करना अच्छे से, कोई भी प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रही हो। इनका दूसरा नाम जो है ना विटामिन का, दैट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्यों माइक्रो मीन स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, क्यों, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए हमें रोज़। ठीक है, दे डू नॉट सप्लाई एनर्जी बट रेगुलेट मैनी प्रोसेस दैट सप्लाई। ये खुद तो एनर्जी नहीं दे रहे हैं हमारी बॉडी को, मैंने पहले बोला था खुद तो एनर्जी नहीं दे रहे थे, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो फंक्शंस हमारी बॉडी में चलनी चाहिए, जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती होगी, उनको ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जो विटामिन है ना, जो विटामिन हैं, इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 2 ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड किया। एक जो ग्रुप है उनको कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन, ध्यान रखना, फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो दूसरा ग्रुप है ना, उनको कहते हैं हम वाटर सॉल्युबल विटामिन। ध्यान, एक को फैट सॉल्युबल, दूसरे को वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, उनमें 4 विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सिंपल में ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के जो है ना, वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, और जो बाकी बचे हैं ना, विटामिन बी कम्प्लेक्स में बहुत सारे 12 विटामिन आते हैं, और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। अब देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, देखिए क्या है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, ये डिजोल्व हो जाते हैं फैट में, मीन्स ये सॉल्युबल है फैट में। ठीक है, ये सॉल्युबल है फैट में। आवर बॉडी कैन स्टोर देम इन बॉडी फैट ओनली। हमारी जो बॉडी है ना, ये इनको सिर्फ स्टोर कहाँ पे रख सकती है, बॉडी फैट में बस, और कहीं नहीं रख सकती, किसी भी टिश्यू में नहीं रख सकती, सिर्फ जो फैट है ना उसी में रख सकती है। ठीक है, सो इसका मतलब ये, अगर फैट में ये स्टोर रहता है ना, अगर हम इनको ज़्यादा क्वांटिटी में लें इन फैट सॉल्युबल विटामिन को, तो ये हार्मफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए।
ठीक है, ये टॉक्सिसिटी कॉज करा सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल टू कंज्यूम टू मच, ए एंड डी जो है ना, ए एंड डी मोस्टली यही ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं। ई एंड के जो है ना, विटामिन ई एंड के, ये ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कराते, ठीक है। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, वाटर सॉल्युबल, इसमें दो मैंने भी कहा, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आता है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, या वी कैन से दीज आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, एक तरफ से आते हैं, काम करके चले जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, होते क्या है, ठीक है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा फैट सॉल्युबल विटामिन। ध्यान रखना, फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या आता है। फैट सॉल्युबल विटामिन में मैंने अभी बोला ADE आता है, विटामिन ADE, ध्यान रखना। ये रहा विटामिन ए, सबसे पहले हम इसको करेंगे। इसका दूसरा नाम जो है ना, साइंटिफिक नेम, दैट इज़, पता ही होगा आपको, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, दैट इज़ रेटिनॉल। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनॉल। यहाँ पे इसने मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आप ध्यान रखना, आप खुद अपनी कहीं पे नोट्स पे इसको मेंशन करके रखना। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या रहता है, रेटिनॉल। किस फूड में ज़्यादा पाया जाता है, किस फूड में ज़्यादा पाया जाता है, कौन, विटामिन ए किस फूड में ज़्यादा पाया जाता है, देखिए किस में, लिवर में ज़्यादा पाया जाता है, एग योक में ज़्यादा पाया जाता है, डार्क ग्रीन एंड डीप येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में पाया जाता है। ध्यान रखा, किस किस में, लिवर में, एग योक में, डार्क ग्रीन एंड डीप येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में पाया जाता है, कौन, विटामिन ए। अब फंक्शन क्या रहते हैं इसके, प्रिजर्व्स इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ रोडोस्पोरिन, फॉर विजन इन डिम लाइट। देखिए मैं सिंपली मैं आपको बताऊं, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स है ना, उनकी इंटीग्रिटी को प्रिवेंट करता है, कौन, उनको बनाता है अच्छे से, कौन है, विटामिन ए। और क्या करता है, हमारी हमारी रेटिना तो पता ही हो आपका, जो आई में होता रहता है ना, रेटिना में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहता है, उसको कहते हैं रोडोस्पोरिन। ध्यान रखना, रोडोस्पोरिन, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहता है, किसके लिए, हमारी, अगर ये हमारी आई में अच्छे से प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। देखिए इसका क्या काम रहता है, इसका ये काम रहता है, जो रोडोस्पोरिन है ना, ये हमारी आँख को हेल्प करता है, किसमें, जो डिम लाइट हो ना, डिम लाइट में अच्छे से एडजस्ट होने में, और अच्छे से डिम लाइट में देखने के लिए रोडोस्पोरिन बहुत ज़्यादा काम आता है हमारी बॉडी को। मीन्स अगर रोडोस्पोरिन नहीं बनेगा तो हम डिम लाइट में बिल्कुल नहीं देख सकते। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब डिफिशियंसी देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है क्या डिफिशियंसी है विटामिन, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहला नाइट ब्लाइंडनेस आएगा, क्या आएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, इंपॉर्टेंट है नाइट ब्लाइंडनेस। और क्या होगा, ड्राई आइज हो जाएंगी, पुअर बोन ग्रोथ हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और इम्पेयर्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, हमारी जो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी रहती है, रेजिस्टेंस रहती है टू एनी इन्फेक्शन, वो कम हो जाएगी, वो पुअर हो जाएगी, ठीक है। अगर अब टॉक्सिसिटी हुई, टॉक्सिसिटी अगर इसकी, अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में लिया तो टॉक्सिसिटी होगी, क्या होगा, फैटीग होगी हमारी बॉडी में, हम थकावट ज़्यादा महसूस करेंगे, नाइट स्वेट्स, रातों को ज़्यादा पसीना आना, वर्टिगो, हेडेक, ड्राई एंड फिशर्ड स्किन, लिप्स। अभी देखिए, अब पहला है वर्टिगो क्या रहता है, वर्टिगो बेसिकली रहता है स्पिनिंग सेंसेशन इन बॉडी। मतलब क्या स्पिनिंग सेंसेशन, कि ऐसा कभी लगता है ना कि शायद कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े टाइप कुछ हमारी बॉडी पे चल रहे होते हैं, या कभी लग रहा है कि हमारे सिर में कुछ कीड़े जैसे चल रहे हैं, या कहीं पे बॉडी के किसी पार्ट में लग रहा हो कि कुछ कीड़े जैसे छोटे छोटे चींटियाँ जैसी चल रही है, उसको कहते हैं स्पिनिंग सेंसेशन, दैट इज नोन एज वर्टिगो। हेडेक हो सकता है अगर टॉक्सिसिटी हुई, ठीक है। और जो हमारे लिप्स एटसेट्रा स्किन है वो क्रैक हो सकते हैं, और हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, पिगमेंट ज़्यादा हमारी बॉडी पे दिखने को मिलेंगे, और बून पेन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ये सब कुछ हो सकता है अगर इसकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में हुई। अब ये तो ए था, अब विटामिन डी, अब विटामिन डी दूसरा विटामिन, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी का क्या नाम रहता है, अगर मैं आपको साइंटिफिक नाम बोलूँ इसका क्या नाम रहता है, विटामिन डी का नाम रहता है साइंटिफिक नाम कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, ध्यान रखना, लिख के रखना, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है। इसका और एक नाम है विटामिन डी का, दैट इज सनलाइट विटामिन। मीन्स ये जो विटामिन है ना, हमारी बॉडी को सनलाइट से मिलता है, हम खुद भी कभी बोलते हैं ना, चले धूप में बैठते विटामिन डी मिलेगा हमें, ठीक है ना। दिस इज नोन एज, विटामिन डी इज नोन एज कैल्सिफेरॉल और सनलाइट विटामिन। देखिए क्या होता है, किस में ज़्यादा पाया जाता है, एग योक में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, फैटी फिश में पाया जाता है, और सनलाइट में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब क्या काम रहता है इसका, हमारी बॉडी में क्या काम रहता है, बोन फॉर्मेशन, बोन्स को अच्छे से बनाना, प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द इंटेस्टाइन्स। ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारे इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम विटामिन डी करता है, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम विटामिन डी का रहता है। अब
अब इंपॉर्टेंट और एक चीज़, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो क्या होगा? पढ़ा होगा बचपन से, रिकेट्स, रिकेट्स होंगे। रिकेट्स एक डिजीज़ होती है जिसके बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स इसने दिए हैं, जैसे कि कोस्टोकॉन्ड्रल ब्लीडिंग। ये कोस्टोकॉन्ड्रल ब्लीडिंग क्या होती है? ये बेसिकली रिब केज की डिफॉर्मेलिटी होती है। रिब केज, जो आपका रिब केज रहता है उसमें डिफॉर्मेलिटी आती है, वो अंदर की तरफ चली जाती है, वो बेंड हो जाती है, वो उनके नॉब्स रहते हैं, हमारे रिब्स के नॉब्स रहते हैं, वो बेंड होते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज कोस्टोकॉन्ड्रल ब्लीडिंग। वैसे इपिफाइसल इनलार्जमेंट, इपिफाइसल जो हमारी बोन्स के रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्रेनियल बॉसिंग, बोवर्ड लेगस, ये सब कुछ किसमें होता है? रिकेट्स में। फिर अगर इसकी टॉक्सिसिटी हुई क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया मीन्स कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का जो कंटेंट है, कैल्शियम का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा इससे, तो हाइपर कैल्सीमिया होगा। रिटार्डेड ग्रोथ होगी, ठीक, और वोमिटिंग, नेफ्रोकैल्सिनोसिस होगा। ठीक है, ये सब नेफ्रोकैल्सिनोसिस मीन्स कि जो नेफ्रॉन्स हमारी किडनीज में होते हैं उनमें कैल्शियम की डिपॉजिशन होगी, उसके स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ किसमें होता है? विटामिन डी में। अब एक और, दैट इज विटामिन ई। अब विटामिन ई पे चलते हैं। देखिए विटामिन ई में क्या रहता है। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नाम है ना, बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, विटामिन ई जो है ना, इसका साइंटिफिक नेम रहता है दैट इज टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल नोट करके रखना, टोकोफिरॉल साइंटिफिक नेम किसका? ई का। पूछा जाता है कभी। अब देखिए किस में पाया जाता है? वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल ऑयल में, लिवर में, एग योक में, बटर में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और बाकी सारी चीज़ों में। खुद पढ़ना आप यहाँ से। ठीक है, अब क्या काम रहता है इसका हमारी बॉडी में? इस टोकोफिरॉल का क्या काम रहता है? देखिए, इसका काम रहता है एज एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम। दो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी में। डिफरेंट जो हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उनमें ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब उन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को हटाने का काम इसका रहता है। क्यों? एंटीऑक्सीडेंट है टिश्यूज में। ठीक है, और क्या काम करता है? एज कोएंजाइम इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। जो हमारी बॉडी में न्यूरोमस्कुलर फंक्शन चलते हैं उनमें ये एज कोएंजाइम काम करता है, विटामिन ई। अब क्या रहता है अगर इसकी डिफिशियंसी हुई? क्या होगा? हीमोलिटिक एनीमिया होगा इन द प्रीमैच्योर एंड न्यूबॉर्न। जो बच्चे होते हैं ना उनमें हीमोलिटिक एनीमिया होगा। ठीक है, और क्या रहेगा? हाइपो रिफ्लेक्सिया। हाइपो रिफ्लेक्सिया, देखिए हाइपो रिफ्लेक्सिया क्या रहता है? हाइपो रिफ्लेक्सिया होती है जो हमारी जो जितने भी मसल्स रहते हैं ना उनका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन रहता है। रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा ही होगा कैसे होता है, कि ब्रेन से सिग्नल आता है, हमारे जो भी पार्ट्स रहते हैं उनसे सिग्नल वापस जाता है, ये सब कुछ, ये वो सारी प्रोसेस आपको पता ही होगा। अब अगर वो जो होता है ना वो पूरा रिफ्लेक्स, वो पूरा एक्शन अगर वो कमज़ोर पड़ गया ना, कमज़ोर, दैट इज नोन एज हाइपो रिफ्लेक्सिया। ये किसकी वजह से हुई? अगर इसकी डिफिशियंसी हुई। ठीक है, और क्या होगा? स्पाइनो सेरेब्रल एंड रेटिनल डिजनरेशन। जो रेटिना होगा ना और सेरेब्रो स्पाइनल, स्पाइनो सेरेब्रल फ्लूइड और रेटिनल, जो हमारे रेटिना में जो फ्लूइड रहता है उसकी डिजनरेशन, और टिश्यू की भी डिजनरेशन होगी। अगर टॉक्सिसिटी हुई क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगर इसकी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हुई विटामिन ई की, तो अगर कहीं पे हमें कट लग गया, उसको क्लॉट होगा ही नहीं, बहुत टाइम तक उसको क्लॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो जाएगी और क्लॉटिंग टाइम बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक था विटामिन ई। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट है दैट इज विटामिन के। विटामिन के, जस्ट अ विटामिन के। देखिए विटामिन क्या रहता है? विटामिन के ना बेसिकली एक ही विटामिन ही है, इसमें 3 विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन के में 3 विटामिन पाए जाते हैं, दैट इज K1, K2 एंड K3। 3 विटामिन रहते हैं किसमें? विटामिन के में। इनके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है इनके। विटामिन के का क्या नाम है? विटामिन का के वन का नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, ध्यान रखना, फाइलोक्विनोन। विटामिन K2 जो है ना इसका नाम है मिनाक्विनोन। मिनाक्विनोन, ठीक है, मिनाक्विनोन। और जो विटामिन K3 है ना उसका नाम है मिनाडाइओन। मिनाडाइओन, ठीक है। आई होप तीनों आपको याद रहेंगे, याद रखना प्लीज़, याद रखना। अब क्या फूड सोर्स है इसके? इन्फेंटस को इन्फेंट की फार्मूला देते हैं हम, ठीक है, मिल्क में बना के या किसी और चीज़ में। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, पोर्क में, लिवर में, इन सब चीज़ों में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर फंक्शन क्या काम रहता है इसका बॉडी में? क्या काम रहता है इसका? इसका ये काम रहता है कैटालाइजिस प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। जो प्रोथ्रोम्बिन हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में इसका काम रहता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए इस विटामिन के का काम रहता है। सिंपल है, रुकाइड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे उन सबको बनाने में इसका काम रहता है। सिंपल, बस, और कुछ नहीं। और अब अगर डिफिशियंसी हुई,
डिफिशिएंसी में क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड, देखिए ये क्या करा रहा था, क्लॉटिंग करा रहा था। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड प्रोथ्रोम्बिक टाइम, सिंपल, ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक हो जाएगी, हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस होंगी बस। अब अगर टॉक्सिसिटी हुई, पॉसिबल हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, हिमोलिटिक एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है अगर टॉक्सिसिटी हुई। यहाँ तक थे आपके ADE के मीन्स फैट सॉल्युबल विटामिन। अब देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, उसमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन सी। विटामिन सी को देखेंगे, विटामिन सी में होता क्या है। देखिए विटामिन सी का जो सिंपल नाम है ना, वी कैन से साइंटिफिक नेम, दैट्स एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखना, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए क्या मेजर सोर्स है इसकी, इनफैक्ट फार्मूला में भी दे सकते हैं। जो सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं ना, सिट्रस फ्रूट चाहे पपाया हो, आपके ऑरेंज हो, लेमन हो, इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन सी इसमें पाया जाता है। विटामिन सी फेस सीरम आपने सुना होगा ना, उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा होती है, उसमें लिमन्स विमन्स डाले जाते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस, क्या काम रहता है इसका, इसेंशियल इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ध्यान रखना, कोलेजन एक इम्पोर्टेंट, आपने पढ़ा ही होगा, एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारे बॉडी में, कोलेजन फाइबर्स आपने पढ़े होंगे, कोलेजन टिश्यू पढ़ा होगा आपने, एक इंपॉर्टेंट टिश्यू हमारे बॉडी में कोलेजन, एंड दस स्ट्रेंथेन्स टिश्यू एंड इंप्रूव वाउंड हीलिंग। टिश्यू को भी स्ट्रेंथन करता है और वाउंड हीलिंग में भी मदद देता है हमें, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी, उसमें भी ये, और एंटीटॉक्सिडेंट भी है ये, कौन, विटामिन सी। अब डिफिशियंसी अगर हुई क्या होगी, सिकरवी। सिकरवी एक डिजीज़ रहती है, बेसिकली इसमें बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं इसके, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा कि हिमोरेजिस होगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग गमज होते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे गमज होते हैं ना, उससे ब्लीडिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है सिकरवी में, ध्यान रखना इसका। अब अगर टॉक्सिसिटी हुई, होती तो नहीं है वैसे, अगर हुई कभी, क्या होगा, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, ये सब चीज़ें इसकी टॉक्सिसिटी में हो सकता है। अब यहाँ तक था विटामिन सी। अब जो आपका है ना विटामिन बी कम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ये सॉरी विटामिन है, वो कम्प्लेक्स है, उसमें ऑलमोस्ट 12 है, 12 विटामिन है, फ्रॉम B1 टू B12, सॉरी उसमें 8 है, 8 टोटल 8, सॉरी मैंने पहले भी बोला था, वो आप कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, B1 टू B12 है। अभी आप देखिए कौन कौन नहीं होगा उसमें, ठीक है। आप देखते हैं एक करके, जो विटामिन B1 है ना, विटामिन B1 इसका नाम है थायमीन, साइंटिफिक नाम थायमीन। कहाँ से मिलता है हमें, ब्रेस्ट मिल्क से हमें मिलता है, इनफैक्ट फार्मूला से भी हम इसको ले सकते हैं, और कहाँ से ले सकते हैं, पोर्क से भी ले सकते हैं, वीट जर्म से भी ले सकते हैं, होल ग्रेन या सीरियल जो भी दालें वाले रहती है, और पोटैटोज आलू खाने से भी हमें मिलते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। अब क्या काम रहता है इसका, इट कंबाइंस विद फॉस्फोरस टू फॉर्म थायामीन पायरोफॉस्फेट नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सिंपल, देखिए क्या बात है, ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, ये जो है ना थायमीन, ये रिएक्शन वो कैन से यहाँ मिलता है, किस चीज़ से कंबाइन करता है, किस चीज़ के साथ, फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस के साथ, फिर बनाता क्या है, फिर बनाता क्या, देखिए क्या बनाता है, ये बनाता है फॉस्फोरस पायरोफॉस्फेट, ठीक है, सॉरी थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसका क्या काम रहता है, इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन रहता है इसका काम, ठीक है, और ग्रोथ में भी हमें मदद करता है, और नॉर्मल डाइजेशन या बाकी नर्व्स जो भी है उनकी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है विटामिन B1। अगर इसका डिफिशिएंसी हो गया कभी हमारी बॉडी को, तो क्या होगा, बेरी होगी, न्यूराइटिस होगा, एडीमा होगा, ये सब चीज़ें होगी इसकी डिफिशिएंसी में, और कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब विटामिन B2 है, विटामिन B2 इसका जो साइंटिफिक नाम है ना, दैट इज़ राइबोफ्लाविन। किस में पाया जाता है ज़्यादा, मीट में, डायरी प्रोडक्ट्स में, एग योक में, लेग्यूम्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स, इन सब चीज़ों में। अब देखना आपको यहाँ पे, ठीक है। अब क्या काम है इसका, इसेंशियल फॉर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेज इंजाइमेटिक रोल इन द टिश्यू रेस्पिरेशन, इंजाइमेटिक रोल भी इनका होता है टिश्यू रेस्पिरेशन में, एंड एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ हाइड्रोजन आयनस, ठीक है, हाइड्रोजन आयनस की ट्रांसपोर्टर का काम भी करता है B2, ठीक है। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हुई क्या होगा, फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया सिंपली में अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे ना, फोटोफोबिया का मतलब होता है डरना, किससे, लाइट से डरना। ये बेसिकली साइंटिफिक टर्म अप्रोप्रिएट नहीं है। फोटोफोबिया का मतलब है कि हमारी जो सेंसिटिविटी होती है आइज़ की, वो ज़्यादा बढ़ जाती है लाइट के लिए, ठीक है, लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है, तो हमें ज़्यादा क्लियरली वो पेन हो जाती है, वी कैन से इन आइज़, क्लियरिटी ज़्यादा नहीं मिलती लाइट में, चिलॉसिस हो जाती है, चिलॉसिस क्या रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ये आप दो होंठ मान लो, ठीक है, ये दो होंठ मान लो, सिंपल अपने दो होंठ, ये जो है ना एंगुलर पोर्शंस, ये यहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं, और स्वेलिंग टाइप हो जाती है, उसको कहते हैं चिलोसिस,
सिंपल। ग्लोसाइट्स, हमारी जो टंग होती है ना, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। वैसे ही कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, पुअर ग्रोथ, ये सब चीज़ें किस में होती है, इसकी डिफिशियंसी में, ठीक है। अब विटामिन B3, उसका क्या नाम है, विटामिन B3 का नाम है नियासिन। नियासिन, देखिए अब इसका ये किस में पाया जाता है, मीट में, पोल्ट्री में, होल ब्रेड्स में, सीरियल्स में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। एग यूक में पाया जाता है। क्या काम रहता है इसका, पार्ट ऑफ द एंजाइम सिस्टम फॉर ऑक्सीडेशन, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है ना, इनमें इसका पार्ट होता है। एनर्जी रिलीज में इसका पार्ट होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इसका पार्ट रहता है, ठीक है। और ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स में इसका काम रहता है। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हुई, क्या होगा, पेलाग्रा होगा। पेलाग्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैं बताता हूँ ना, याद रखना। पेलाग्रा में 3Ds का कंसेप्ट आता है, 3Ds का कंसेप्ट है। सबसे पहले डेमाटाइटिस मीन स्किन का इन्फ्लेमेशन, डायरिया हो जाता है बंदा, डिमेंशिया, यादाश्त चली जानी, यादाश्त कमज़ोर होना। पेलाग्रा में ये 3 चीज़ें होती है। अब अगर टॉक्सिसिटी हुई, क्या होगा, ट्रांजिएंट ड्यू टू वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द नियासिन, फ्लैशिंग हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, नौसिया हो सकता है, लिवर एबनॉर्मलिटीज़ होती है, ये सब चीज़ें होती है इसकी टॉक्सिसिटी, ठीक है। फिर है विटामिन B6। अब देखो B6 का क्या है, पायरिडोक्सिन इसका नाम है। क्या है, पायरिडोक्सिन, किस में पाया जाता है, लिवर में, मीट में, होल ग्रेन में, ये सब चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। सिंपल, समझाने की जरूरत नहीं है इसकी। अब क्या काम रहता है इसका, जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, अमाइनो एसिड्स, इनके ब्रेक डाउन में या सिंथेसिस में इस पायरिडोक्सिन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। और फैटी एसिड्स बनाने में, ठीक है, जैसे कि, और एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नायसिन, ट्रिप्टोफैन जो रहता है ना, ट्रिप्टोफैन, इसको नायसिन में कन्वर्ट करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है पायरिडोक्सिन, ठीक है। मतलब ये हमें मदद करता है किस चीज़ को बनाने में, B3 को बनाने में, विटामिन B3 को बनाने में, ठीक है। अब इसका क्या, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई, क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है। अगर टॉक्सिसिटी हुई तो सेंसरी न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। और अटैकिया हो सकता है, या अटैक्सिया पढ़ो, जो भी पढ़ो आपकी मर्जी, एंड फोटोसेंसिटिविटी, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती है इसमें। अब बायोटिन है, विटामिन B7, क्या नाम, बायोटिन, किस में, लिवर में, मीट में, एग योक में, यीस्ट में, बनाना में, ये सब, ठीक है। क्या काम रहता है, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स, बायोटिन रहता है, एंजाइम जो रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इसका रहता है, बायोटिन का काम, इसेंशियल कंपोनेंट रहता है उनका, ठीक है यहाँ तक। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हुई, क्या होगा, सिबोरिक डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस की एक टाइप है, सिबोरिक डर्माटाइटिस स्पेशल टाइप, अभी स्पेशल टाइप रहता है डर्माटाइटिस का, सिबोरिक डर्माटाइटिस, ठीक है। ग्लोसाइट्स, ठीक है, नौसिया, इंसोम्निया, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है इसकी डिफिशियंसी में। अब फिर B12 है, B12 इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, मोस्टली दवाई यही दी जाती है, जब विटामिन की गोलियां दी जाती है ना, तो साइनोकोबालामिन हर किसी को दी जाती है, मोस्टली क्यों, क्योंकि किस में यूज़ होता है, पर्निशियस एनीमिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनीमिया रहता है, पर्निशियस एनीमिया। वैसे ही देखिए किस में मिलता है हमें, हमारी बॉडी को, मीट में, फिश में, पोल्ट्री में, चीज़ में, एग योक में, लिवर में, सब इन सब चीज़ों में क्या काम रहता है, इसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जो हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स बनती है ना, DNA RNA, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्या, विटामिन B12। अगर इसकी डिफिशियंसी हुई, क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया होगा, और न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है यहाँ तक। अब एक इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये भी विटामिन में ही आता है, फोलिक एसिड, याद रखना, फोलिक एसिड। देखिए फोलिक एसिड किस में पाया जाता है, लिवर में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, क्योंकि फोलिक एसिड का यूज़ मोस्टली विटामिन के साथ ही होता है, ठीक है। वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स, होल ग्रेन, ये सब इन चीज़ों से हमें मिलता है। क्या, फोलिक एसिड क्या काम रहता है, न्यूक्लिक एसिड्स की बायोसिंथेसिस में इसका काम रहता है, और मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है यहाँ तक। अब अगर डिफिशियंसी हुई, क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है यहाँ तक। बस इसको छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपके प्रोटीन्स और विटामिन सारे के सारे कवर हो गए, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, रिपीट करके एक बार फिर से देखिएगा। उसके बाद अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रहेगा तो प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। कल हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स जो कि हमारे डाइट में, हमारे न्यूट्रिएंट्स में होने चाहिए। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा प्लीज़। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। बस आपके भले के लिए सब कुछ हो रहा है। सो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।